तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान में मैंने आप सभी को अध्याय 3 काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया था। लघु प्रश्न, दीर्घ प्रश्न के साथ साथ वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी करा दिया था। तो प्यारे बच्चों, हमारा तीसरा अध्याय पूरा का पूरा समाप्त हो चुका है। इसलिए आज हम राजनीतिक विज्ञान में चौथे अध्याय को प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम चौथे अध्याय का शीर्षक हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमें चौथे अध्याय में क्या पढ़ना है उनके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। फिर मैं चौथे अध्याय को पढ़ाना आप सभी को प्रारंभ करूंगा। यदि प्यारे बच्चों आपने अभी तक कॉपी पेन नहीं निकाले हैं तो अवश्य रूप से कॉपी पेन निकाल करके बैठ जाइए, ठीक है। और अपने कॉपी में चौथे अध्याय का शीर्षक अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम लोग शीर्षक को लिखेंगे और शीर्षक को समझेंगे। हमारा चौथा अध्याय हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। शीर्षक है भारत के विदेशी संबंध, ठीक है। भारत के विदेशी संबंध, ठीक है प्यारे बच्चों। भारत के विदेशी संबंध। तो सर्वप्रथम हम लोग शीर्षक को समझते हैं। ये हमारा चौथा अध्याय का शीर्षक है, आपने कॉपी में लिख लिया होगा, ठीक है। भारत जो हमारा प्यारा देश भारत है, विदेशी यानी कि दूसरा देश, जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया, बांग्लादेश, नेपाल, अमेरिका, इजराइल, श्रीलंका, मालदीव, बहुत सारा देश है कि नहीं? देश है। तो उन सभी देशों के साथ हमारा क्या संबंध है? किसी के साथ संबंध काफ़ी गहरा है, जैसे रूस के साथ, नेपाल के साथ। किसी के साथ संबंध तनावपूर्ण है, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया। और किसी के साथ जो संबंध है वो मध्यम में है, यानी ना तो खराब है ना उतना बेहतर है, जैसे अमेरिका आपका हो गया, ठीक है। तो इन्हीं संबंधों को हमें इस अध्याय में पढ़ना है, ठीक है। यानी भारत के साथ जिन जिन देशों का संबंध है, जो मुख्य देश हैं, ठीक है, जैसे आपका चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, बांग्लादेश हो गया, इनके साथ भारत का क्या संबंध है, उन्हीं संबंधों को हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तो संबंध आता है विदेश नीति के तहत, ठीक है। तो इसलिए प्यारे बच्चों हम लोग चौथे अध्याय में पूरा का पूरा विदेश नीति को ही हम पढ़ेंगे। तो शीर्षक को समझने में आप सभी को कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अब हम आते हैं कि इस अध्याय में आपको मुख्य रूप से क्या क्या पढ़ना है। इस अध्याय का मुख्य बिंदु क्या है? तो अपने कॉपी में मुख्य बिंदु लिखिएगा, ठीक है, कि आपको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको पढ़ना है विदेश नीति, ठीक है, विदेश नीति। प्यारे बच्चों, विदेश नीति को हम सबसे लास्ट में डील करेंगे, ठीक है। विदेश नीति, विदेश नीति। अब विदेश नीति के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है? विदेश नीति के अंतर्गत हमें पढ़ना है भारत की विदेश नीति, ये पॉइंट को पढ़ना है। भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व, भारत की विदेश नीति
के मुख्य तत्व, और फिर हम मुख्य तत्व के अलावा फिर हो जाएगा मुख्य सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, तो सेम भारत की विदेश नीति की मुख्य सिद्धांत। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर संबंध को पढ़ेंगे। भारत चीन संबंध। ठीक है, और इस संबंध में खास करके हम लोगों को देखना है पंचशील समझौता। इसको नहीं भूलिएगा, इसी संबंध में आपको आता है पंचशील समझौता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर आपका आ जाएगा भारत पाकिस्तान संबंध। ठीक है, भारत पाक लिख दीजिए, भारत पाक संबंध। पाक का मतलब पाकिस्तान। तो भारत पाकिस्तान के संबंध हम लोग देखेंगे शिमला समझौता और खास करके ताशकंद समझौता। सबसे पहले ताशकंद समझौता को देखेंगे। ताशकंद समझौता, फिर उसके बाद शिमला समझौता। ठीक है, अब भारत चीन संबंध में ही आपको युद्ध का वर्णन है। ठीक है, भारत और चीन में जो प्यारे बच्चों जो युद्ध आपको हुआ था, ये युद्ध हुआ था 1962 में। तो हम लोग 1962 का युद्ध हम लोग देखेंगे। भारत पाकिस्तान पहली बार युद्ध हुआ था 1965 में, एक 1965 का युद्ध हम लोग देखेंगे, और दूसरा युद्ध हुआ था 1971 में, एक 71 का युद्ध हम लोग देखेंगे। दो युद्ध देखेंगे, 1965 में ताशकंद समझौता हुआ था और 1971 में शिमला समझौता हुआ था। ठीक है, इनको पॉइंट को देखना है, और ये दोनों पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये दोनों मैं आदि समझाऊंगा। ठीक है, भारत चीन युद्ध का कहानी मैं आपको आदि सुनाऊंगा, और भारत पाकिस्तान का युद्ध का भी कहानी मैं आदि सुनाऊंगा। इसलिए आप क्लास के अंत तक बने ही रहिएगा। आज का क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या क्या देखना है, पढ़ना है, तो इसके अलावा भारत और रूस के संबंध हमको देखना है। भारत रूस संबंध। ठीक है, उसके अलावा भारत रूस है, रूस संबंध देखना है। हम देश का मैं नाम लिख देता हूं, अमेरिका, भारत अमेरिका संबंध, भारत नेपाल नेपाल संबंध। ठीक है, और जो भी पड़ोसी देश है जैसे भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश संबंध मतलब भारत बांग्लादेश संबंध। ठीक है, नेपाल, उसके बाद और देखना है श्रीलंका संबंध। ठीक है, मालदीव संबंध। इतना संबंध काफी है। इनके अलावा हमें और भारत और परमाणु हथियार हम इसी अध्याय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार जो भारत जो देश है वह आपको परमाणु संपन्न हुआ। मैं आपको यहां पर पॉइंट बना करके मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, भारत और परमाणु हथियार, भारत और परमाणु हथियार, इस पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे। भारत की परमाणु नीति, भारत की
परमाणु नीति। इतना पढ़ने के बाद ये अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है, इसको समझने में तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। इन सभी पॉइंट को अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। भारत विदेश संबंध, अर्थात हमें दूसरे देश के साथ क्या संबंध, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। इसलिए दूसरे देश के साथ जब हम लोग संबंध बनाते हैं तो उसके लिए हमें एक नीति की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जब हम किसी दूसरे देश के साथ संबंध बनाते हैं तो संबंध बनाने के लिए जो भी नीति का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसी नीति को हम लोग विदेश नीति कहते हैं। तो इस विदेश नीति के तहत हम लोग भारत की विदेश नीति को देखेंगे, भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व को देखेंगे, भारत की विदेश नीति के मुख्य तत्व के सिद्धांत को देखेंगे। ठीक है, इसके बाद भारत चीन संबंध देखेंगे कि पहले आज़ादी के समय भारत चीन का संबंध क्या था, अच्छा था कि खराब था, भारत चीन में युद्ध कब हुआ। ठीक है, 1962 में युद्ध हुआ, युद्ध के क्या कारण थे, क्यों युद्ध हुआ, इस युद्ध से क्या प्रभाव पड़ा भारत में, इन्हें भी हम देखेंगे। ठीक है, भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में जानेंगे, आखिर भारत और पाकिस्तान के युद्ध क्यों होता है, पहली बार युद्ध कब हुआ, दूसरी बात युद्ध कब हुआ, इस युद्ध के दरमियान, ठीक है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ा, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके अलावा भारत के साथ अन्य देशों के साथ जो संबंध है, जैसे रूस के साथ क्या संबंध है, अमेरिका के साथ, नेपाल के साथ, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव के साथ क्या संबंध है, उनके बारे में भी जानेंगे। इतना जानने के बाद भारत के पास परमाणु हथियार कैसे आया, किस प्रकार जो भारत जो देश है वह परमाणु संपन्न देश बना, और जब परमाणु हथियार आ गया तो परमाणु हथियार का उनका नीति क्या है, इस नीति को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो परमाणु नीति तक पढ़ेंगे, उसके बाद यह अध्याय हमारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम आपको जब पढ़ाएंगे तो सबसे पहले विदेश नीति को डिफाइन कर देंगे कि विदेश नीति क्या होता है, उसके बाद डायरेक्टली हम लोग चलाएंगे भारत चीन संबंध में। ये जो पॉइंट है नीति, ये हम आपको लास्ट में आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता देंगे, यानी भारत की प्रभाव नीति के बाद हम बताएंगे, तब आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले हम आपको विदेश नीति क्या होती है ये समझाने के बाद डायरेक्ट हम भारत चीन का कहानी सुनाएंगे, फिर भारत पाकिस्तान का कहानी सुनाएंगे। ठीक है, आज हम इस दोनों पॉइंट को क्लियर कर देंगे, यदि समय मिलेगा तो हो सकता है तो आज ही हम पूरे अध्याय का कहानी सुना करके समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस पॉइंट को अपने कॉपी में काफ़ी अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा। तो अब हम प्यारे बच्चों इसे मैं मिटाता हूं। सबसे पहला है विदेश नीति। आखिर विदेश नीति क्या है? ठीक है, विदेश नीति देखिए, दुनिया भर में जितना भी देश है, यानी प्रत्येक देश दूसरे देशों के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। तो जब कोई देश दूसरे देशों के साथ अपना जो संबंध स्थापित करता है और स्थापित करने के लिए वह जिस नीति को अपनाता है उसी नीति को हम लोग विदेश नीति कहेंगे। समझ गए? जब हम किसी दूसरे देश के साथ अपना संबंध को स्थापित करने के लिए, संबंध जैसा भी हो, उस संबंध को स्थापित करने के लिए जो हम नीति बनाएंगे, नीति मतलब क्या, जो हम योजना बनाएंगे, ठीक है, जो हम अपना विचार रखेंगे, वही विचार कहिए या नीति कहिए, आपको क्या कहलाता है, विदेश नीति आपको कहलाता है। आज देखिएगा कि भारत ने रूस के साथ जिस नीति को अपनाया है ये भी एक प्रकार का विदेश नीति है। भारत ने चीन के साथ जो नीति अपनाया है वो भी विदेश नीति ही आता है। आज भारत और नेपाल के साथ का जो संबंध है काफ़ी मधुर संबंध है, ये भी मधुर संबंध एक विदेश नीति के ही तहत आता है।
ठीक है। एक विदेश नीति ही तय करता है कि किस देश के साथ जो रिश्ता है वह मधुर होगा या तनावपूर्ण होगा। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा कि विदेश नीति क्या है, ठीक है। यदि लिखने का मन है तो लिख लीजिए। प्रत्येक देश अन्य देशों से, आप लोग कॉपी में लिखिएगा, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। प्रत्येक देश अन्य देशों से संबंधों को स्थापना एक विशेष नीति के अनुसार करता है। इसी नीति को विदेश नीति आपको कहा जाता है, ठीक है, लिख लीजिएगा। चलिए अब हम आपको सुनाते हैं किसका, तो देखिए सर्वप्रथम हम लोग भारत चीन का कहानी, मेन पॉइंट आपको आ जाएगा। भारत चीन संबंध, इसका कहानी अब मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सर्वप्रथम हम अपना प्यारा देश भारत का मानचित्र बना लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, हुआ यूं कि जब हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ, लेकिन सबसे पहले मानचित्र बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। माना कि ये हमारा प्यारा देश भारत, आजकल मानचित्र सही से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। मान लेते हैं ये हमारा प्यारा देश क्या है, तो प्यारे बच्चों भारत है, ठीक है। तो जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद हुआ, आज़ाद कब हुआ, तो प्यारे बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारा प्यारा देश भारत आपको आज़ाद होता है। आज़ादी के साथ ही हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पीएम और प्रथम विदेश मंत्री कौन बनते हैं, तो प्यारे बच्चों नेहरू जी बनते हैं। नेहरू जी, अर्थात नेहरू जी का कहने का मतलब जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो जब हमारा प्यारा देश भारत आज़ाद होता है, तो आज़ादी के बाद हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के साथ साथ वे पहले भारत के विदेश मंत्री भी थे। क्या थे, विदेश मंत्री भी थे। आज आप भारत में देखिएगा कि भारत का प्रधानमंत्री कोई और होता है और विदेश मंत्री कोई और होता है। जैसे आज हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी हैं, है कि नहीं। जबकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक ही व्यक्ति बने थे। कौन बने थे, तो नेहरू जी आपको बने थे, ठीक है। तो जब नेहरू जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे तो उनका कथन यह था कि हमारा देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन जितने भी एशियाई देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, जहां रंग भेद हुआ करता है, ठीक है, जो देश अभी भी गुलाम हैं, उनके हक के लिए वे नेहरू जी काफ़ी ज़्यादा क्या किए, तो आपको योगदान आपको दिए, ठीक है। और उसके बाद नेहरू जी ने एशियाई देशों को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया। उन देशों में से सबसे ज़्यादा यदि किसी नेहरू जी ने महत्व दिया वह देश है चीन। कौन है, तो प्यारे बच्चों चीन। ये ऊपर में आपका चीन देश है, ठीक है। प्रधानमंत्री नेहरू ने क्या किया, सबसे ज़्यादा यदि किसी देश को महत्व दिया वह किसको दिया, चीन को दिया। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि आखिर हमारे नेहरू जी ने अर्थात जवाहरलाल नेहरू ने चीन को इतना महत्व क्यों दिया, ठीक है। तो देखिए शुरुआती दिनों में नेहरू जी ने चीन को इसलिए महत्व दिया क्योंकि चीन अपनी संस्कृति के आधार पर वो क्या कर रहा था, विकास कर रहा था। चीन जो है वेस्टर्न सिविलाइजेशन चीन जो है पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित नहीं था। जो भी विकास कर रहा था वह अपनी संस्कृति पर आपको विकास कर रहा था, अपनी संस्कृति के आधार पर विकास कर रहा था। आज भी देखिएगा कि चीन में जो भी विकास हुआ है वह अपने बल पे हुआ है। आज भी देखिएगा तो चीन में अंग्रेजी नहीं के बराबर बोला जाता है। चीनी लोगों को यस भी कहिएगा नो भी कहिएगा, अंग्रेजी का वो तो भी नहीं समझेगा, ठीक है। तो जो भी विकास किया अपने बलबूते वो किया, अपने संस्कृति के आधार पर किया।
तो ये बातें हमारे नेहरू जी को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, इन्हीं कारण नेहरू जी क्या करते हैं, चीन को अत्यधिक महत्व देते हैं। परिणाम क्या हुआ कि हमारा जो रिश्ता है यानी भारत का रिश्ता चीन से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया, गहरे हो गया, मित्रता काफ़ी अच्छी हो गई। उस समय यदि भारत का कोई परम मित्र था, सच्चा मित्र था, तो वह कौन था, वह चीन था। यानी हमारे इतने अच्छे उस समय मित्र थे चीन कि हम लोग एक स्लोगन चला बैठे थे। कौन सा स्लोगन था, आपने अक्सर ये स्लोगन कहीं ना कहीं सुना होगा। वह स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई। क्या आपने हिंदी चीनी भाई भाई यह पंक्ति कहीं सुना है? आपने अब सुना होगा। ठीक है, तो उस समय चीन हमारा इतना सच्चा मित्र था, तो हम लोग सीधे कहते थे हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। ठीक है, काफ़ी मधुर संबंध था हमारा और चीन के बीच, काफ़ी ज़्यादा मधुर आपका संबंध था। इसी बीच इस रिश्ते को, इस दोस्ती के रिश्ते को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए चीन के प्रधानमंत्री भारत आए, भारत दौरे करने के लिए आए। ठीक है, तो चीन के प्रधानमंत्री कब आए, तो 1954 में। 1954 में चीनी प्रधानमंत्री, पीएम लिख देते, ठीक है, चीनी प्रधानमंत्री भारत आए। कब आए, तो प्यारे बच्चों 1954 में। उस चीनी प्रधानमंत्री का नाम था चाओ एन लाई। प्रधानमंत्री का, पीएम का क्या नाम था, तो प्यारे बच्चों चाओ एन लाई प्रधानमंत्री का आपको नाम था। ठीक है, चाओ एन लाई प्रधानमंत्री का आपको नाम था। इसके तहत चीन के प्रधानमंत्री ने हमारे जवाहरलाल नेहरू जी से कहते हैं कि नेहरू जी, हम अपने जो दोस्ती का जो रिश्ता है इसे और भी ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, एकदम मजबूत करना चाहते हैं, एक ऐसा मजबूत करना चाहते हैं कि यदि बुलडोजर भी कोई चला दे तो हमारा दोस्ती नहीं टूटना चाहिए। इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसके लिए मित्रता का संधि किया जाना चाहिए, यानी मित्रता का। तो इसीलिए चीन के प्रधानमंत्री ने मित्रता और व्यापार की संधि की। ठीक है, कौन सा संधि किया, तो मित्रता और व्यापार की संधि। तो मित्रता और व्यापार की संधि 1954 में हुआ। कब हुआ, 1954 में। 1954 में मित्रता और व्यापार के संधि हुई। ठीक है, 1954 में क्या हुआ, मित्रता और व्यापार की संधि हुआ। किस देश के बीच हुआ, भारत और चीन के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच हुआ। ठीक है, कौन सा संधि हुई, मित्रता और व्यापार की। मित्रता मतलब कि सच्चे मित्र बन के रहना है, व्यापार मतलब इस प्रकार का व्यापार करना है कि जिससे दोनों देश को लाभ हो, चीन को भी लाभ हो, भारत को भी लाभ हो। इस मित्रता के लिए, इस मित्रता और व्यापार की संधि में ही एक समझौता हुआ, यानी इसी संधि में एक समझौता होता है। उस समझौते में 5 सूत्र रखे गए। कितने सूत्र रखे गए, तो प्यारे बच्चों 5। कितने सूत्र, 5। इसे गौर से सुनिएगा। मित्रता और व्यापार की संधि कब हुई, 1954 में। इस संधि में कितना सूत्र रखा गया, 5 सूत्र। इसी 5 सूत्र को क्या कहा गया, पंचशील। पंचशील क्या कहा गया, पंचशील। तो इसका मतलब जो पंचशील, जो भी समझौता हुआ, इसी 5 सूत्र के कारण इस समझौते का नाम क्या पड़ गया, पंचशील समझौता। पंचशील समझौता। अब ये जो पंचशील समझौता है, ये समझौता कोई पूछ देगा कब हुआ, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 1954। 1954। महीना कौन था, अप्रैल का महीना था। यही महीना जो आपका चल रहा है, अभी भी अप्रैल का महीना चल रहा है। तो अप्रैल के महीने में 1954 में
मित्रता और व्यापार का संधि हुआ। इस संधि में 5 सूत्र रखे गए। इसी सूत्र को पंचशील समझौता आपको कहा जाता है। पंचशील का मतलब भी होता है, पंच मतलब 5, ठीक है। अब ये 5 सूत्र कौन थे, इन 5 सूत्रों को हमको देखना है। तो मैं ऊपर में बोर्ड पे आपको मैं लिख देता हूं, ठीक है। बोर्ड पे मैं क्या लिखूंगा तब बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं ताकि आप सभी को याद रख सके। पहला सूत्र था कि दोनों देश कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। दोनों देश कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण आपको नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों सूत्र था यदि कोई समस्या होगा, यदि भारत और चीन के बीच कोई समस्या होगा तो उस समस्या का समाधान शांतिपूर्वक आपको किया जाएगा। एक टेबल पर दोनों भाई बैठेगा और अपनी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से सॉल्व करेगा। तीसरा पॉइंट था कि दोनों देश आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेगा। आंतरिक हस्तक्षेप होता है जैसे मान के चलो मेरा जम्मू कश्मीर है, अब जम्मू कश्मीर में कोई आपका मान के चलो कि मतभेद हो गया, तो जो भी हुआ वो तो हमारा निजी मामला है। आंतरिक का मतलब हो गया कि जैसे हम 2 भाई घर में झगड़ा कर लिए, सगे भाई हैं, तो हम ही दोनों ने झगड़ा किए, तो आपस में हम दोनों क्या करेंगे, यानी कि अपने झगड़े को सुलझा लेंगे। तो आपको उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। तो आंतरिक हस्तक्षेप ना तो भारत चीन में करेगा ना तो चीन भारत में करेगा, ठीक है। और दोनों देश जो है, चौथा सूत्र था कि अपनी संप्रभुता को क्या करेगा, सम्मान करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका 5 सूत्र थे। पहला 5 सूत्र आपको क्या था, एकदम शॉर्टकट पॉइंट में मैं आपको लिखता हूं। परस्पर अनाक्रमण, इसका मतलब होता है कि एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, यानी युद्ध नहीं करना, यानी ना तो भारत चीन पर युद्ध करेगा ना तो चीन भारत पर युद्ध करेगा, इसका यही मतलब होता है, ठीक है। पहला सूत्र। दूसरा सूत्र आपको यह था, ठीक है, दूसरा सूत्र आपको यह था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, ठीक है। तो दूसरा सूत्र था एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। अब जैसे कि मान के चलो हमारा जम्मू कश्मीर का समस्या है, अब जम्मू कश्मीर के लोग कहते हैं हमको एक अलग देश बनाओ या पाकिस्तान में जाना है, तो इस विषय में चीन कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। अब उसी प्रकार तिब्बत में कुछ चल रहा है तो भारत तिब्बत के बारे में कुछ नहीं बोलेगा, यही होता है आंतरिक हस्तक्षेप, ठीक है। तीसरा आपको था, ठीक है, तीसरा था शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी दोनों देश शांति बना करके रखेगा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, दोनों देश शांति बना करके रखेगा, ठीक है। चौथा आपको था एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान। हम सीधे अखंडता और संप्रभुता का सम्मान लिख देते हैं, अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेगा, ठीक है। पांचवा आपका है समान और परस्पर लाभकारी संबंध, यानी जो भी व्यापार करेगा वो समान होना चाहिए और परस्पर दोनों का लाभ होना चाहिए, और परस्पर लाभकारी संबंध, ठीक है। शॉर्टकट में ये हम आपको लिख दिए। ये आपको 5 सूत्र हो गए, क्या हो गए, 5 सूत्र। ये पांचों के पांचों सूत्र आपके एग्जाम में पूछते हैं। पंचशील से आप क्या समझते हैं, पंचशील के 5 सूत्रों के नाम बताएं। तो हालांकि ये सभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर में कापी में आपको लिखा दूंगा, बस आपको यह समझना है कि पंचशील समझौता क्या है। तो 1954 में क्या हुआ था
कि भारत और चीन का जो रिश्ता है, इस रिश्ते को और मधुर बनाने के लिए और गहरा बनाने के लिए चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई भारत आए। भारत आने के बाद 1954 में ही वह क्या किए, वह मित्रता और व्यापार की संधि हुई। कब हुई? 1954 में। इस संधि में 5 सूत्र रखे गए जिसे हम पंचशील के नाम से जानते हैं। इस पंचशील समझौता के तहत दोनों देशों ने यह कसम खाया कि ना तो भारत कभी चीन पर आक्रमण करेगा, ना तो चीन कभी भारत पर आक्रमण करेगा। दूसरा यह था कि यदि दोनों भाई यानी चीन और भारत को कोई दिक्कत होगा तो अपनी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर लेगा। तीसरा था कि दोनों देश यानी चीन और भारत दोनों देश अपनी संस्कृति को यानी उसके संस्कृति को, संप्रभुता को क्या करेगा? सम्मान करेगा। चौथा पॉइंट था दोनों देश शांति बनाए रखेगा। पांचवा था कि यदि व्यापार होगा दोनों देश के बीच तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक देश को फायदा होगा बल्कि दोनों देशों का होना चाहिए। तो इस प्रकार का क्या हुआ? संधि हुआ, समझौता हुआ। दोनों देश काफी खुश, काफी क्या थे? काफी ज्यादा खुश थे। ठीक है। अब समय जो है, समय बदलता है, समय एक जैसा होता है कभी समय एक जैसा? समय एक जैसा नहीं होता है, समय करवट लेता है। चीन में जो आपका सरकार आता है वह साम्यवादी का सरकार आता है। ये कौन सा सरकार आता है? साम्यवादी का। आम भाषा में समझिए तो कम्युनिस्ट। ठीक है, कम्युनिस्ट सरकार आपको चीन में आता है। अब ये जो साम्यवादी जो सरकार होता है यह विस्तारवादी होता है, यानी अपने देश को यह विस्तार करना चाहता है, यानी अपने जमीन को फैलाना चाहता है। जैसे भारत का भूभाग इतना है तो यह चाहेगा कि और फैले जाए। और कैसे फैलेगा? तो ये नेपाल पर कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान पर भारत यदि कर ले, श्रीलंका पर कर ले तो भारत का विस्तार होगा कि नहीं होगा? इसलिए जो चीन में जो माओ की सरकार आया था, माओ की जब सरकार आया था तो यह चाहता था कि हमारा जो चीन है उसका क्षेत्रफल क्या हो तो बढ़े। तो इसके लिए चीन ने क्या किया था? आपको तिब्बत को हड़प लिया था। ठीक है, तिब्बत को क्या किया था? तिब्बत को यहां पर, अब देखिए ये जो तिब्बत जो है, तिब्बत पहले चीन ऊपर में था, फिर भारत था और बीच में तिब्बत देश था। ये जो तिब्बत है, यह तिब्बत देश पहले चीन में था, एक खुद देश था। ठीक है, तो चीन ने क्या किया? चीन ने इस तिब्बत देश को हड़प लिया। ठीक है, कब हड़पा? तो तिब्बत देश पर अपना सेना को भेज दिया, जबरन तिब्बत को अपने गिरफ्त में ले लिया। यह काम कब किया? ससुरा बहुत एकदम चालाक था। पहले भारत से 1954 में क्या किया? 1954 में पंचशील समझौता स्थापित कर लिया। उसके बाद 54 के बाद 1959 में, ठीक है, 1959 में चीन ने तिब्बत को हड़प लिया। अब जब तिब्बत को हड़पा तो भारत का पंचशील समझौता कहता है कि आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करना। अब तो भारत ने क्या किया कि इस तिब्बत का जो विरोध भारत ने नहीं किया। भारत के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि ये जो तिब्बत का मामला है चीन का, ये निजी मामला है। चीन का क्या है? चीन का निजी मामला है। इस कारण चीन ने जो तिब्बत पर आक्रमण किया, भारत ने इसका विरोध आपको नहीं किया। ठीक है, लेकिन चीन ने तिब्बत पर इतना अत्याचार किया कि तिब्बत में जो आपका बौद्धिक लोग थे, बौद्धिक गुरु थे, जिसमें से एक प्रख्यात गुरु थे दलाई लामा। कौन थे? दलाई लामा। तो दलाई लामा ने तिब्बत से अपने हजारों समर्थक के साथ वो तिब्बत से शरण लेने के लिए कहां चलाया? भारत। यानी तिब्बत से भाग करके दलाई लामा कहां चलाया? भारत चलाया, अपने हजारों समर्थक के साथ आपको चलाया। अब भारत ने दलाई लामा को शरण दे दिया तो इससे क्या हुआ कि चीन को काफी गुस्सा आया कि भारत मेरा सच्चा दोस्त है, कैसे तिब्बत के ये दलाई लामा को, ठीक है, तिब्बत के जो धार्मिक गुरु है दलाई लामा, उनको शरण कैसे दे दिया ये भारत। काफी ज्यादा चीन एकदम नाराज हो गया। अब चीन कहता है कि रुको, हम भारत से क्या लेंगे? हम भारत से बदला लेंगे। ठीक है, अब चीन जो है एक साजिश रचता है। वह साजिश के तहत कहता है कि मैं मैकमोहन रेखा को
नहीं मानता। किस रेखा को? तो मैकमोहन। अब यहां पर प्रश्न आता है कि सर ये मैकमोहन रेखा आखिर होता क्या है? ठीक है, मैकमोहन रेखा आखिर क्या होता है? तो रुकिए अभी हम आपको बताते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, समझ में सभी बच्चों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताइएगा, सभी बच्चे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, मैकमोहन रेखा। ठीक है, ये मैकमोहन रेखा क्या है? तो ये जो मैकमोहन जो रेखा है, इस रेखा को क्या किया गया था? ठीक है, चूंकि 1914 में ब्रिटिश सरकार, 1914 में तो हमारा प्यारा देश भारत गुलाम था, अंग्रेज शासन कर रहे थे। तो अंग्रेज ने क्या किया था कि चीनी सरकार से समझौता कर लिया था, यानी चीनी सरकार से बातचीत करके चीन और भारत के बीच क्या किया था? तो चीन और भारत के बीच एक सीमा रेखा को तय कर दिया गया था, उसी को मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो मैकमोहन रेखा क्या है? तो भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। क्या है? एक सीमा रेखा। इसे यानी कि यहां पर जो भारत और चीन का जो सीमा रेखा लगता है, अरुणाचल प्रदेश के साइड लगता है, ये ही आपको क्या है? ये ही रेखा मैकमोहन रेखा है, जो भारत और चीन को अलग करता है। ठीक है, इस रेखा को कौन खींचा था? तो इस रेखा को ब्रिटिश सरकार ने खींचा था। कौन? तो ब्रिटिश सरकार ने, वो चीन के साथ ही खींचा था, चीन के समर्थन के साथ ही खींचा था। ठीक है, अब उस समय क्या किया गया था? तो उसी समय इस तिब्बत में से एक भाग को अलग किया गया था, वह भाग था नेफा। कौन भाग था? नेफा, जो कि आज आपका अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। भारत में देखिएगा, एक यहां पर एक राज्य है जिसका क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। इस प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। क्या था? तो नेफा। ठीक है, जो कि पहले तिब्बत का एक अंग था, जिसे 1914 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने तिब्बत से अलग करके क्या किया था? तो भारत में आपको शामिल किया था। उस समय 1914 ईस्वी की बात है। ठीक है, तो अब चीन कहता है इस गुस्से में, जो कि दलाई लामा जो भारत जो आया था, जो भारत का जो शरण दिया था, इस गुस्से में अब चीन कहता है कि अब चीन को मैं अपने अधीन कर लिया, इसलिए चीन का जो भी जमीन पहले वाला भी था, बाबा जमाना वाला भी था, वो सारा का सारा जमीन किसका? तो मेरा। ठीक है, अतः ये जो नेफा है यानी अरुणाचल प्रदेश है, ये नेफा किसका है? तो मेरा है, चीन का है। ये लद्दाख किसका है? मेरा है। ये पूरा का पूरा लद्दाख मेरा है। ठीक है, ये पूरा लद्दाख क्या है? मेरा है। मैं मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। चीन ने क्या कहा? मैं मैकमोहन रेखा को नहीं मानता। 1914 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार और चीनी सरकार के बीच मैकमोहन रेखा को तय किया गया था, यह मैं मानता हूं। लेकिन उस समय जो चीनी सरकार था, वो जो सरकार था काफी कमजोर सरकार था। ठीक है, समझदार सरकार नहीं था, कमजोर सरकार था। ठीक है, इसलिए मैं उस सरकार का निर्णय को मैं स्वीकार में नहीं करता हूं। वो जो चीनी सरकार जो स्वीकार किया था मैकमोहन रेखा को, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि वो कमजोर सरकार था, मैं कमजोर सरकार नहीं हूं। इसलिए मैं मैकमोहन रेखा को मैं नहीं मानता हूं। और भारत, ये जो अरुणाचल प्रदेश है अर्थात नेफा, इस नेफा को मुझे लौटा दे, और जो लद्दाख है, इस लद्दाख को भी मुझे लौटा दे, यहां तक कि सिक्किम है, सिक्किम को भी मुझे लौटा दे। अब भारत बेचारा करे तो क्या करे, करे तो क्या करे? अब भारत को भी गुस्सा आता है। भारत कहता है नहीं, हम देंगे ही नहीं, तुम कुछ कर लो, मैं नहीं दूंगा। अब चीन काफी बार कहा कि दे दो, भारत कहा कि नहीं देंगे। चूंकि देखिए, पंचशील समझौता के तहत आपको था, मैंने बताया कि जब दोनों देशों के बीच कोई भी विवाद होगा, उस विवाद को वार्तालाप के माध्यम से सॉल्व किया जाएगा। तो चीन ने काफी बार कहा कि भारत को अरुणाचल प्रदेश लद्दाख दे दो, लेकिन भारत ने कहा कि नहीं देंगे। अब कैसे देगा? अब मान के चले, आप ही बताइए। अब चीन कहा कि पहले के समय में यह तिब्बत का नेपाल भाग, ये नेफा था अरुणाचल, इसलिए अरुणाचल प्रदेश मेरा होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो पूरा अफगानिस्तान हमारा था। क्या अफगानिस्तान अपना पूरा भूमि हमको लौटाएगा? नेपाल पूरा हमारा था, क्या नेपाल पूरा भूमि हमको देगा?
पाकिस्तान पूरा हमारा था। क्या पाकिस्तान पूरा भूमि हमको देगा? बांग्लादेश देगा, म्यांमार देगा? ऐसे में तो हम क्या कहेंगे, म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तो पूरा हमारे भूमि है। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। ठीक है, तो चीन काफी सरासर आपको क्या कर रहा था, गलत कर रहा था। तो चीन काफी बार बोल रहा था लौटाने के लिए, और इसके बदले अंदर ही अंदर अपनी सेना को भेज रहा था। लद्दाख शायद क्या कर रहा था, सेना। तो चीनी सेना ने क्या किया कि भारत के इस क्षेत्र पर काफी मात्रा में चीनी सेना घुस गया। यह क्षेत्र था अक्साई चीन। कौन सा क्षेत्र था? अक्साई चीन। ठीक है, तो चीनी सेना काफी ज्यादा भारत के अक्साई क्षेत्र पर घुस गया, और घुसने के बाद चीनी शासक कहता है भारत अब बात से नहीं मानेगा। अब भारत क्या चीज से मानेगा? क्या चीज से मानेगा? जब कोई बात से नहीं मानेगा तो क्या से मानेगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऐसा किसका कहना था? चीन का। ठीक है, और चीनी का कहना था कि भारत का संबंध आजकल सोवियत संघ से, उस समय आज का जो रूस है पहले सोवियत संघ हुआ करता था, सोवियत संघ से बड़ा पटता है। देख लेंगे कि सोवियत संघ कितना भारत को सहयोग देता, हम ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो यह इरादे से चीन ने पहली बार क्या किया, तो भारत पर 1962 पे आक्रमण कर दिया। चीन ने पहली बार भारत पर क्या कर दिया, तो 1962 में आक्रमण कर दिया। अब भारत कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि चीन हम पे आक्रमण करेगा। जो मेरा जिगरी दोस्त था, जिगरी दोस्त, वो हम पर आक्रमण करेगा, ये कभी बात सोचेगा? नहीं सोचेगा। हमने क्या क्या नहीं किया, हमने पंचशील समझौता किए, वो सब क्या हुआ? सब तो कूड़ा का ढेर पर वो फेंक दिया। चीन ने क्या किया? उस पंचशील समझौता को कूड़ा के ढेर पर फेंक दिया। उसमें मैंने लिखा था, हम दोनों ने क्रिया खाया था, चीन और भारत ने क्रिया खाया था, कभी भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किए। तो वो वादा क्या हुआ? वादा टूट गया। वह पंचशील समझौता कूड़ा के ढेर में चीन फेंक दिया। तो हमारे दिल पर काफी ज्यादा क्या हो गया, भारत के दिल पर काफी ज्यादा ठेस पहुंचा कि नहीं पहुंचा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो चीनी ने क्या किया कि भारत पर पहली बार 1962 में आक्रमण कर दिया। हम लोग उस समय आज़ादी हुए थे, 1947 में आज़ादी हुए थे। हम लोगों के पास हथियार नहीं था, कैसे लड़ा जाता है इसके पास बुद्धि नहीं था। और नेहरू जी का तो कहना था अब तो हम आज़ाद हो गए, किसी देश से दुश्मनी है ही नहीं, तो हम लोग हथियार रख करके क्या करेंगे। तो नेहरू जी ने कभी भी हथियार पर ध्यान भी नहीं दिया, सेना को मजबूत भी नहीं बनाया, तो जिस कारण हमारे सेना हार गए। लगभग 5000 से भी ज्यादा हमारे सेना शहीद हो गए, जिस कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब 5000 से भी ज्यादा सेना शहीद होने लगे तो बाद में रूस के सहयोग के कारण, अमेरिका के सहयोग के कारण चीन ने क्या किया, चीन ने इस युद्ध को रोक दिया। ठीक है, चीन ने इस युद्ध को रोक दिया। लेकिन हमारा जो अक्साई चीन है, यानी ये जो पूरा का पूरा भाग है, इस पूरे भाग पर चीन ने क्या किया, तो कब्जा कर लिया। आज भी अक्साई चीन, ये जो पूरा मुंडी जो उठा हुआ है, चीनी क्या किया हुआ है, तो कब्जा किए हुआ है। और आए दिन ये भी बोलता है कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, भारत हमको लौटा दो, पूरा का पूरा लद्दाख मेरा है, भारत हमको लौटा दो। ठीक है, तो जिस कारण इस युद्ध में 1962 के युद्ध में हम भारत का काफी ज्यादा शर्मनाक हार हुआ। कैसा हार हुआ? शर्मनाक हार हुआ। हमने अपना भूमि खोया, हमने अपना शहीद खोया, हमने अपना सेना को खो दिया। काफी ज्यादा हमारा विदेश नीति की आलोचना हुई, सबने कहा कि भारत का विदेश नीति काफी खराब है, भारत हार गया, तरह तरह का आलोचना देखने को मिला, हमें काफी ज्यादा शर्मसार होना पड़ा। ठीक है, जिस कारण उस समय भारत में क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी बहुत ज्यादा था, तो कम्युनिस्ट का पार्टी भी दो फाड़ में बट गया। एक का मानना था कि चीन ने अच्छा किया कि भारत पर आक्रमण कर दिया, और दूसरे ने कहा कि चीन ने अच्छा नहीं किया। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी दो भाग में बट गया, जिससे आज हम सीपीआई और सीपीआईएम के नाम से जानते हैं। वो 1962 में ही आपको हुआ था। इसी कारण से दो भाग में कम्युनिस्ट पार्टी आपको बट गया। इसलिए कम्युनिस्ट का पार्टी बटा था क्योंकि चीन में कम्युनिस्ट का ही सरकार था। ठीक है,
तो इससे क्या हुआ, इस युद्ध से भारत और चीन का रिश्ता काफी टूट गया, तनाव पूर्ण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? जो रिश्ता गहरे थे वो रिश्ता खराब हो गया। हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा है वह कब्र के अंदर दफन हो गया। कोई लोग कहना बंद कर दिया कि हिंदी चीनी भाई भाई। अब हम लोग कहते हैं? नहीं कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक प्यारे बच्चों किसी को समझने में कोई दिक्कत, किसी को यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अब आपसे यदि कोई पूछेगा कि भारत पर पहली बार आक्रमण कब हुआ, तो 1962 में हुआ। ठीक है, कौन किया? चीन ने किया। कौन किया? चीन ने किया। 1962 में किस देश ने आक्रमण किया भारत पर? चीन ने आक्रमण किया। ठीक है, इस आक्रमण का परिणाम क्या हुआ? तो भारत का बहुत आलोचना हुआ, भारत का हार हुआ, भारत ने शहीद खोए, भारत ने जमीन खोया। ठीक है, उसी बीच भारत बेचारा शर्म से जी रहा था, धीरे धीरे समय बीता। ठीक है, 62 से 63 हुआ और 63 से 64 जैसे ही होता है तो 27 मई 1964 में हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जो कि चमत्कारी नेता थे, उस नेता का मृत्यु हो गया। जवाहरलाल जी का मृत्यु कब हुआ? तो 27 मई 1964 को। 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है। अब देखिए बेचारे 1964 में दिल का दौरा से मर गए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान खुश हो जाता है। पाकिस्तान अब कहता है, क्या कहता है? पाकिस्तान में एगो नयका राष्ट्रपति बनता है, उसका नाम होता है अयूब खां। क्या नाम होता है? अयूब खां। ठीक है, तो यहां पर मेरा पाकिस्तान का, अब पाकिस्तान का कहानी शुरू होता है। ठीक है, तो पाकिस्तान का एक नया राष्ट्रपति बनता है जिसका नाम होता है अयूब खां। ठीक है, तो अयूब खां कहता है अभी 1962 में भारत चीन से हारा है, भारत का हाल काफी खराब हो गया है, खाद्यान्न समस्या की कमी है, लोग भूख से मर रहे हैं, आर्थिक तंगी है, नहले पे दहला ई हो गया कि प्रधानमंत्री भी इसका क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया, यानी मर गया। ठीक है, तो इसमें भारत का स्थिति काफी कमजोर हो गया। अब ये मौका है भारत को क्या कर दो? भारत पर आक्रमण कर दो। यदि हम भारत पर आक्रमण अभी हम कर देंगे तो ये जो जम्मू कश्मीर जो भारत जो कब्जाए हुए है, ऐसा पाकिस्तान तर्क देता है, इसको हम छुड़ा लेंगे, भारत के चंगुल से क्या कर लेंगे? छुड़ा लेंगे। तो जम्मू कश्मीर को कब्जाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया? बस 6 महीना के बाद, ठीक है, यानी अगला साल 1964 में क्या हुआ? आपको प्रधानमंत्री का मृत्यु हुआ। पाकिस्तान ने 1965 में कश्मीर को हड़पने के लिए भारत पर आक्रमण कर दिया। क्या किया? भारत पर आक्रमण। तो 1965 में पहली बार भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? कौन किया युद्ध? तो पाकिस्तान ने किया। क्यों किया? क्योंकि यह कश्मीर को भारत से छीनना चाहता था, इसलिए 1965 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने भारत पर आक्रमण कर दिया। लेकिन इस आक्रमण में यह पाकिस्तान का भूल था कि भारत कमजोर है। भारत 1962 के युद्ध में काफी सीखा था कि हमने क्यों हारा, इसके लिए अंदर ही अंदर वो तैयार हो रहा था, और इसी तैयार का परिणाम था कि 1965 में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से हरा दिया। इतना बुरी तरीके से हरा दिया कि पाकिस्तान का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर था, उस शहर का नाम लाहौर था। लाहौर तक के क्षेत्र को भारत ने कब्जा कर लिया था। सोच लीजिए, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर कौन? लाहौर। गाना भी है, हो लग दी लाहौर दिया। गाना सुने हैं कि नहीं सुने हैं? हो लग दी लाहौर दिया, ऐसे कुछ गाना है, पूरा हमको गाना याद नहीं है। ठीक है, तो वो जो लाहौर जो है ये पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर है। तो इस 65 की युद्ध में भारत ने क्या किया था? तो लाहौर क्षेत्र तक पूरा कब्जा कर लिया था और पाकिस्तान के सेना को बंदी बना लिया था। क्या बना लिया? पाकिस्तान की सेना को बंदी बना लिया था। अब पाकिस्तान का हाल खराब। गए थे जम्मू कश्मीर हड़पने, ये भारत तो हमारा लाहौर तक घुस गया।
कहां तक घुस गया? लाहौर तक। अब लाहौर भी पाकिस्तान, अब लाहौर भी भारत को लेना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पाकिस्तान को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इसके लिए क्या हुआ कि पाकिस्तान ने सोवियत संघ से गुहार लगाई, जो आज का रूस है। और सोवियत संघ यानी रूस भी जो है अपना दबदबा एशिया क्षेत्र में चाहता था, इसलिए सोवियत संघ पाकिस्तान को कहता है ठीक है रुको रुको, हम भारत से बात करते हैं और तुम दोनों का झगड़ा हम सुलझाते हैं, ठीक है, और तुम दोनों का जो झगड़ा है उसको मैं सॉल्व मैं आपको करता हूं। तो रूस ने भारत के प्रधानमंत्री, उस समय भारत का प्रधानमंत्री बना था लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि 1964 में तो आपको क्या हुआ था, 1964 में तो आपको दिल का दौरा से नेहरू जी आपका मृत्यु हो गया था। तो इसीलिए नेहरू जी के बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। दूसरे क्या बने थे? प्रधानमंत्री बने थे। तो सोवियत संघ के जो उस समय प्रधानमंत्री थे उनका नाम था कोसिगिन, ठीक है। तो यूएसएसआर सोवियत संघ बोलते, इनके पीएम कौन थे? कोसिगिन। कोसिगिन ने लाल बहादुर शास्त्री से बात करके उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि हमारा एक शहर पड़ता है, उस समय यूएसएसआर में यानी सोवियत संघ में, सोवियत संघ जो आज टूट करके रूस बन चुका है, ठीक है। तो सोवियत संघ में एक शहर पड़ता था जिसका नाम है ताशकंद। तो ताशकंद ये पहले सोवियत संघ में था, अब ये सोवियत संघ में नहीं पड़ता, अब ये दूसरे देश में पड़ता, उज्बेकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो इस ताशकंद में सोवियत संघ ने भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को बुलाया, ठीक है, यानी भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां को बुलाया। किसको बुलाया? अयूब खां को बुलाया और दोनों के बीच समझौता करा दिया, ठीक है। यानी ताशकंद शहर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच आपको क्या कराया गया? समझौता कराया गया। इस समझौते के तहत पाकिस्तान ने क्रिया खाया कि मैं आज के बाद कभी भी भारत पर आक्रमण नहीं करूंगा, जो भी समस्या होगा उस समस्या का समाधान वार्तालाप के माध्यम से करूंगा, ठीक है, कभी भी आंतरिक हस्तक्षेप पर मैं दखल नहीं दूंगा। इस प्रकार से अयूब खां क्रिया खाना मतलब क्या? समझौता किया, ठीक है। इसी समझौते को हम लोग ताशकंद समझौता कहते हैं। क्या कहते हैं? ताशकंद समझौता। क्योंकि ये जो समझौता हुआ था ये ताशकंद शहर, सोवियत संघ के ताशकंद शहर में हुआ था, इसलिए इस समझौते को कहा जाने लगा ताशकंद समझौता। और ये जो समझौता हुआ था प्यारे बच्चों, यह हुआ था 1966 में। कब हुआ था? 1966 में। जबकि 1965 में युद्ध हुआ था। युद्ध हुआ, अब तुरंत युद्ध हुआ तो तुरंत थोड़ी एक के दिन में युद्ध हो जाता, नहीं होता है, युद्ध लंबा चलता है, उसके बाद तनी ठंडा होता है, तब ना जाकर के समझौता होगा। तो समझौता होते होते 65 पार कर गया, 66 आ गया। तो 1966 में ताशकंद शहर में समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसे हम ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। किस समझौता के नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं? तो ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता के तहत पाकिस्तान के लाहौर क्षेत्र को खाली कर दिया गया। भारत के सैनिकों ने छोड़ दिया और पाकिस्तान का जो सेना बंदी था उस बंदी को भी भारत सरकार ने रिहा कर दिया, ठीक है। लेकिन यह पाकिस्तान लतखोर है। क्या है? लतखोर। ये बार बार बाज नहीं आता है। यह फिर से क्या किया? 1965 के बाद 1971 में यह दूसरी बार भारत पर आक्रमण करता है। अब ये जो 71 का जो कहानी है प्यारे बच्चों, इस कहानी को मैं नेक्स्ट डे सुनाऊंगा, ठीक है। जो अगली जो क्लास होगी, अगली क्लास में मैं 1971 का भारत पाकिस्तान की कहानी में सुनाऊंगा। उस कहानी में मैं आपको सुनाऊंगा कि किस प्रकार जो भारत है वह भारत ये पाकिस्तान के पूर्वी
पाकिस्तान को तोड़ करके एक नया देश बनाता है जिसका नाम आपको होता है बांग्लादेश। में बांग्लादेश का कहानी सुनाऊंगा, परमाणु नीति का कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। अगली क्लास आप लोग मिस नहीं करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्लास होगा। अभी तक मैं जितना मैं समझाया हूं इसमें देखिएगा आपका कितना क्वेश्चन बनता है, तो बहुत क्वेश्चन बनता है। यदि मैं प्रश्न की मैं बात करूं तो पहला प्रश्न बनेगा कि विदेश नीति से आप क्या समझते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, पंचशील समझौता से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, ताशकंद समझौता क्या है। चौथा प्रश्न, भारत चीन युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, या भारत चीन युद्ध पर टिप्पणी लिखे, या 1962 के युद्ध पर टिप्पणी लिखे। पांचवा क्वेश्चन, 1965 युद्ध पर टिप्पणी लिखे, या भारत पाकिस्तान संबंध पर टिप्पणी लिखे, या भारत चीन संबंध पर टिप्पणी लिखे। तो देख रहे हैं कितना क्वेश्चन बन रहा है, बहुत क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यदि मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की मैं बात करूं तो भारत पर सबसे पहले आक्रमण कब हुआ, तो 1962 में। कौन किया, चीन ने किया, ठीक है। भारत पर दूसरा आक्रमण कब हुआ, 1965 में। पाकिस्तान ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया, 1965 में। ताशकंद समझौता किन देश के बीच हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच। पंचशील समझौता किन देश के बीच हुआ, भारत और चीन के बीच। पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में, ठीक है। तो देखिए कितना ऑब्जेक्टिव बन रहा है और हर ऑब्जेक्टिव अपने आप में इंपॉर्टेंट बन रहा है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप समझे हैं तो कमेंट करके बताइए कि जी सर मैं समझाऊं, नहीं समझे हैं तो बताइए कि सर मैं नहीं समझाऊं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन नहीं कर रखे हैं तो आप अवश्य रूप से हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। पूरे साल का मात्र आपको 1500 रुपये लगेंगे। यदि आप हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। और मैं बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा 2 दिनों तक मैं बीमार था, ठीक है, जिस कारण मैं आपको क्लास नहीं ले पाया था। काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, ठीक है। तो आप सभी भी अच्छे से रहिएगा। स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ होता है, स्वास्थ्य अच्छा है तो सब कुछ अच्छा रहेगा। धन्यवाद।